Good morning, student. Today we continue a lecture that is based on sexual reproduction in flowering plant. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है फ्लावरिंग प्लांट में, उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। और अपन जो है प्रीवियस क्लास में स्टेमन को डिस्कस किए थे। ठीक है, किसको डिस्कस किए थे? स्टेमन को। स्टेमन कितने टाइप्स है और किस किस मतलब मैनर में अरेंज है, लेंथ के बेस पे, ठीक है, अटैचमेंट के बेस पे, और कई तरीके से अपन जो स्टेमन को जो है डिस्कस किए थे। स्टेमन में मेन पार्ट कौन सा है? तो अपन बोलते हो एंथर है। मेन पार्ट स्टेमन का क्या है? एंथर। और स्टेमन में मोस्टली दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं एंथर जो स्वेलिंग पार्ट है, और एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो फिलामेंट है। ठीक है, तो एंथर और फिलामेंट होता है स्टेमन के पार्ट है। ठीक है, इसके वर्ड को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गया था। और माइक्रोस्पोर अपन जो है डेवलप कराए थे, उसी को मैं आगे लेके चल रहा हूँ माइक्रोस्पोर को। ठीक है, फिर देखते हैं कहां तक होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में अपन देखे थे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। फॉर्मेशन ऑफ क्या? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर हुआ? कैसे डेवलप हुआ था? तो मैं यहां पे डायग्राम फिर मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, एक बार रिवॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके का एक कंडीशन था। दिस वन इज एंथर और अनदर वन इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलामेंट। फिलामेंट था, और इसको हम क्या बोले? तो दिस वन इज एंथर। और एंथर के अंदर एंथर कंटेन 4 कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर। एंथर इस तरीके से डिवाइड हुआ था, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से डिवाइड हुआ था, तो डाइथिकस एंथर हो गया था। एंथर कंटेन 4 कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर। एंथर कंटेन 4 कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर। This capsule-like structure is called microsporangium. Microsporangia या microsporangium. Microsporangia develop and form क्या? develop करके form करेगा। Microsporangia develop and form pollen sac. pollen sac या इसी को pollen चैम्बर भी बोल रहे हैं। माइक्रोस्पोंजिया, एक माइक्रोस्पोंजिया को अपन बाहर लिए थे, एक माइक्रोस्पोंजिया को इस तरीके से प्रीवियस क्लास में। तो देखते हैं माइक्रोस्पोंजिया इस तरीके का कंडीशन है। माइक्रोस्पोंजिया, दिस वन इज माइक्रोस्पोंजिया या pollen sac। माइक्रोस्पोरेंजिया या इसी को डेवलप फॉर्म में क्या बोल रहा हूं? pollen sac बोल रहा हूं। ठीक है, माइक्रोस्पोंजिया इस तरीके का सेल का बना होता है, अपन बोले हैं प्रीवियस क्लास में, इसको कर चुके हैं। ठीक है, आप इसको नहीं करेंगे, मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं। ठीक है, आप इसको नहीं बनाएंगे। Some cell of microsporangia become enlarged and this cell is called microspore mother cell. Microspore mother cell. Microspore mother cell. ठीक है, इतना क्लियर हुआ? Some cell of microsporangium become enlarged and this cell is called microspore mother cell. MMC बोल रहे हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा?
कहीं पे डिप्लॉयड कंडीशन होता है तो कौन सा डिवीजन होता है, तो अपन बोलते हैं मियोसिस। तो मैं यहाँ पे जो है मियोसिस दिखा रहा हूं, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस एंड form four haploid microspore, या इसी को पॉलन ग्रेन बोल रहे हो। And form four haploid, this one is what? Microspore. माइक्रोस्पोर क्या होगा? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से बना, ठीक है। या माइक्रोस्पोर का ही दूसरा नाम अपन क्या बोल रहे थे, तो अपन बोलते हैं पॉलन ग्रेन। क्या बोल रहे हैं? पॉलन ग्रेन बोल रहे हो। या तीसरे नाम से क्या बोल रहे हो? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है। तो वन टाइम मियोसिस फॉर्म फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, ठीक है। या उसी को अपन बोलो मेल गैमेटोफाइट। तो आज किसके बारे में बात करेंगे? पॉलन ग्रेन को देख रहे हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन क्या कंडीशन है, और पॉलन ग्रेन एक मेल गैमेट है पॉलन ग्रेन, ठीक है। और मेल सेक्स ऑर्गन्स का पार्ट है, ठीक है, पॉलन ग्रेन। तो देखते हैं पॉलन ग्रेन के बारे में क्या क्या है, इसकी खास बात है पॉलन ग्रेन का, ठीक है। ठीक है, मैं पॉलन ग्रेन को स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ध्यान से देखते रहना। इस चीज को आप एक बार डबल से मत बनाना, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में अपन यहाँ तक जो कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कोई चीज मतलब इस तरीके का छोटा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन दो बार मत बनाना, ठीक है। मैं समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। पॉलन ग्रेन के बारे में देखते हैं क्या कंडीशन है, ठीक है। तो मैं 18 हेडिंग डाला कि पॉलन ग्रेन। पॉइंट पॉलन ग्रेन के बारे में। और पहले तो पॉलन ग्रेन का एक मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, ठीक है। उसको देख के अपन ये पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे पॉलन ग्रेन के पहले डायग्राम समझ लो। तो पॉलन ग्रेन इस तरीके का स्ट्रक्चर है। और पॉलन ग्रेन का एक मैं पॉलन ग्रेन को बना रहा हूं। इस तरीके का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे न्यूक्लियस वगैरह है, और बाकी ये मेम्ब्रेन है, और ये इसका साइटोप्लाज्म है। पॉलन ग्रेन डबल मेम्ब्रेन, डबल
वॉल का बना हुआ स्ट्रक्चर है। आउटर वॉल इज कॉल्ड एक्साइन, इनर वॉल इज कॉल्ड इंटाइन, और एक्साइन स्पोरोप्लाज्म का बना हुआ है, तो उसको अपन बाद में करेंगे। और इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन एक नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक है, पॉलन ग्रेन यहाँ पे 1 सेल स्टेज में है, अभी 2 सेल स्टेज 3 सेल स्टेज भी अपन जो है करके दिखाएंगे। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा पॉलन ग्रेन है। तो लिखेंगे पहले पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, इट रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट, it represent male gametophyte। मेल गैमेटोफाइट को बता रहा, रियल में वही मेल गैमेटोफाइट है। इट रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। साइज कितना है? साइज तो नॉर्मल 25 to 50 माइक्रोमीटर है साइज। वॉल ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन कॉल्ड स्पोरोडर्म, स्पोरोडर्म। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पॉलन ग्रेन के वॉल को क्या बोल रहे हो? स्पोरोडर्म। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलन ग्रेन मेड अप ऑफ टू वॉल outer wall called, डायग्राम से आप समझ रहे हो, outer wall called एक्साइन, and inner wall called intine। नेक्स्ट वन लिखेंगे, एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोप्लाज्म, एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोप्लाज्म। एक्साइन किसका बना है? स्पोरोप्लाज्म का बना हुआ। ठीक है, स्पोरोप्लाज्म है क्या? इट इज ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, और काफी टफ ऑर्गेनिक मटेरियल है, जिसपे कोई सा भी एंजाइम, कोई सा भी एसिड, कोई सा भी एल्केलिक सब्सटेंस, हाई टेम्परेचर कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, स्पोरोप्लाज्म is highly resistant organic material। स्पोरोप्लाज्म is highly resistant organic material। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
स्पोरोपोलानिन के बारे में लिख रहे हैं। स्पोरोपोलानिन ये तो समझ गया ना, स्पोरोपोलानिन है क्या, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, काफी टफ ऑर्गेनिक मटेरियल है। स्पोरोपोलानिन प्रोवाइड रेजिस्टेंट from high temperature high acid concentration and alkali substance, ठीक है। स्पोरोपोलानिन प्रोवाइड रेजिस्टेंट फ्रॉम हाई टेम्परेचर, हाई एसिड कंसंट्रेशन एंड एल्केलिक सब्सटेंस, ठीक है। नो एंजाइम, नेक्स्ट में लिखेंगे नो एंजाइम डिग्रेडेड स्पोरोपोलानिन, कोई भी एंजाइम स्पोरोपोलानिन को डिग्रेड नहीं करा सकता है, ठीक है। नो एंजाइम डिग्रेडेड स्पोरोपोलानिन, नेक्स्ट में लिखिए। देखिए यहाँ पे कुछ जगह पे एंजाइम पे, कुछ जगह पे स्पोरोपोलानिन नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे स्पोरोपोलानिन नहीं होता उस जगह को अपन बोलते हैं जर्म पोर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बोर्ड पे देखते रहो, दिस प्लेस इज कॉल्ड जर्म पोर, ठीक। तो इसी पॉइंट को लिखेंगे यहाँ पे, द प्लेस ऑफ एंजाइम वेयर स्पोरोपोलानिन is absent called germ pore। जर्म क्या, जर्म पोर बोल रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉर्मल सा जर्म पोर, जहां पे स्पोरोपोलानिन नहीं है तो वहां पे क्या बोलेंगे, जर्म पोर बोलेंगे। द प्लेस ऑफ एंजाइम वेयर स्पोरोपोलानिन इज एब्सेंट कॉल्ड जर्म पोर, ठीक है। तो देख रहे हैं जर्म पोर मतलब अगर दो जर्म पोर है तो एक जर्म पोर है तो बोलते मोनोकॉलपेट, दो जर्म पोर है तो बाइकॉलपेट, तीन जर्म पोर है तो ट्राइकॉलपेट, वो सब नहीं जानना आपको, ठीक है। द प्लेस ऑफ एंजाइम वेयर स्पोरोपोलानिन इज एब्सेंट कॉल्ड जर्म पोर, ठीक है। तो समझदार है जर्म पोर कहां पे और क्या है, ठीक है। जर्म पोर हेल्प इन जर्म पोर क्या काम करता है, तो जर्म पोर हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन का पार्ट है, जर्मिनेशन में देखेंगे कैसे पॉलन ट्यूब जो है डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो जर्म पोर हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन में जर्म पोर जो है हेल्प करता है, ठीक है। और देखते हैं स्पोरोपोलानिन के वजह से क्या होता है कि पॉलन ग्रेन कई सौ साल तक जिंदा रहता है, लॉन्ग टर्म तक जिंदा रहता है स्पोरोपोलानिन की वजह से, ठीक है। पॉलन ग्रेन, इसीलिए पॉलन ग्रेन को फॉसिल स्टडी के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको हटा रहा हूं और उस पॉइंट को मेंशन करेंगे। टू हाई रेजिस्टेंस फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर
ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस of pollen grain, due to high resistance from environmental factor, pollen grain used in fossil study, फॉसिल स्टडी यानी कि फॉसिलाइजेशन, फॉसिल स्टडी को क्या बोल रहा हूं, फॉसिलाइजेशन। ठीक है, समझना है। ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर, पॉलन ग्रेन यूज इन फॉसिल स्टडी, ठीक है, या फॉसिलाइजेशन। अगर मान लो कि किसी एनवायरमेंट में, किसी एरिया के बारे में हम लोग को पता करना है, ठीक है, और वहां पे प्लांट वगैरह है, तो अगर डिग कर रहे हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें हम लोग को किस चीज के मिलने का सबसे मैक्सिमम चांस है, तो अपन बोलते हैं पॉलन ग्रेन के मिलने के मैक्सिमम चांस है। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन हाईली रेजिस्टेंट है, पॉलन ग्रेन के ऊपर स्पोरोपोलेन की वजह से पॉलन ग्रेन इजिली जो है डिग्रेड नहीं हो सकता है, तो उसी के मिलने के मैक्सिमम चांस है। फिर अगर वो मिल गया तो कार्बन डेटिंग वगैरह से और कई सारे मेथड से हम लोग उस एरिया के बारे में अपन जो है कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन पता कर पाएंगे कि उस टाइम का जो है इन्वायरमेंट कैसा था, ठीक है, प्लांट कैसे थे, किस तरीके के मतलब एनिमल हो सकते हैं, तो कई सारा जो है नॉलेज या इंफॉर्मेशन अपन ले सकते हैं पॉलन ग्रेन के प्रेजेंट के वजह से, ठीक है। तो फॉसिल स्टडी में भी पॉलन ग्रेन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फॉसिलाइजेशन, ठीक है। दूसरा देखो नेक्स्ट, ये तो हो गया अभी एक्साइन वगैरह के बारे में, ठीक है। एक्साइन के भी दो पार्ट है, इक्टेक्सिन, इंडेक्सिन, वो सब अपन उतना डिटेल से नहीं कर रहे, आपने उतना नहीं है, ठीक है। अब इंटाइन के बारे में देखते हैं, तो नेक्स्ट लिखेंगे inner wall of pollen grain called intine, क्या बोल रहे हैं, intine, it is thin layer, it is made up of cellulose and pectin, सेलुलोज और पैक्टिन का बना इंटाइन, ठीक है, और पॉलन ग्रेन का पार्ट इंटाइन है, इनर पार्ट है इंटाइन, ठीक है, एक्साइन आउटर पार्ट है जो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, ठीक है। जहां पे स्पोरोपोलेनिन है तो उसको क्या बोलते हैं, जर्म पोर, ठीक है, ये आपको समझना है। और ये हुआ, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, ठीक है। उसके बाद जर्म पोर की साइज, सॉरी पॉलन ग्रेन की साइज हो गई, पॉलन ग्रेन का वॉल हो गया। पॉलन ग्रेन का वायबिलिटी कितनी होती है, कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है, और पॉलन ग्रेन को कैसे स्टोर कर सकते हैं, पॉलन बैंक क्या है, ठीक है। तो और पॉलन एलर्जी, मतलब एलर्जी रेस्पॉन्स भी करता है पॉलन ग्रेन, तो कुछ चीजों को अपन जो है उन लोग को लिख लेते हैं। फिर पॉलन ग्रेन कैसे मिल गैमेट जो है फॉर्म करे उसको अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूं। पॉलन ग्रेन हाईली न्यूट्रिशियस जो है सब्सटेंस है पॉलन ग्रेन, और काफी ज्यादा न्यूट्रिशन पॉलन ग्रेन में होता है, ठीक है। कई जगह हॉर्स राइडिंग होता है तो घोड़े वगैरह को पॉलन ग्रेन ही खिला के मतलब दौड़ा लेते हैं, तो मतलब उनको काफी बेनिफिट होता है और काफी स्टेमिना हॉर्स में रहता है। कई वेस्टर्न कंट्री में पॉलन ग्रेन को टैबलेट के फॉर्म में यूज करते हैं,
और मतलब जो एथलीट्स वगैरह है वो अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हैं। वेस्टर्न कंट्री में ये मतलब जो पॉलन टैबलेट के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, और कोई वीक पर्सन है तो उसको खाता तो उसमें मतलब इंप्रूवमेंट दिखाई देता है, ठीक है। हेडिंग डालेंगे वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी कितना है तो लिखेंगे पॉइंट करके। वायबिलिटी ऑफ pollen grains are variable like 30 minutes, 30 minutes in rice and wheat, in rice and wheat आधा घंटा तक, ठीक है। 1 month in लेगुमिनोसी, जिसमें लेगुम प्लांट आता है, पी प्लांट आता है, लेगुमिनोसी, रोजेसी जिसमें रोज आता है, लेगुमिनेसी, रोजेसी, ठीक। 1 month in लेगुमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी, कितना क्लियर हो रहा है? 1 month in लेगुमिनेसी, रोजेसी एंड सोलेनेसी। इन लोग में 1 month तक सर्वाइव करता है। बाकी कई जगह पे मतलब कई 100 साल तक जो है सच पड़ा रहता है, ठीक है। तो कुछ में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कुछ में थोड़ा सा ज्यादा, कुछ प्लांट में ज्यादा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे पॉलन एलर्जी। पॉलन ग्रेन से क्या क्या कैसे एलर्जी होता है, ठीक है। सम स्पीसीज पॉलन ग्रेन show allergic response या allergic response some species of pollen grain show allergic response pollen grains affect respiratory part and causes asthma and causes asthma. Pollen grains also causes bronchitis.
डिसऑर्डर है, ठीक है। पॉलन ग्रेन अफेक्ट रेस्पिरेटरी पार्ट एंड कॉजेज अस्थमा, ठीक है, अस्थमा भी कॉज होता है। पॉलन ग्रेन आल्सो कॉजेज ब्रोंकाइटिस, ये क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। किसके वजह से हो रहा है, तो अपन बोले पॉलन ग्रेन के वजह से हो रहा है, यानी कि पॉलन ग्रेन एलर्जेटिक रिस्पॉन्स हो कर रहा है, ठीक है। तो क्या दिक्कत आ रही है, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है, उसमें क्या डेवलप होगा, तो ब्रोंकाइटिस, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगा, या एस्थमेटिक मतलब पेशेंट हो जाएगा, या अस्थमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉलन एलर्जी। नेक्स्ट वन लिखिए, सम एग्जांपल of plant that produce some example of plant that produce allergic pollen grain like Parthenium, पार्थेनियम का पॉलन ग्रेन एलर्जेटिक रिस्पॉन्स को करता है, ठीक है। और पार्थेनियम जो रेलवे ट्रैक है ना, उसके बगल में मिलता है, खूब सारा छोटे छोटे प्लांट है, आप देखे भी होंगे, ठीक है। तो उसी को पार्थेनियम बोल रहे हो। और पार्थेनियम का दूसरा नाम है कैरोट ग्रास, कैरोट ग्रास। और ये दूसरे कंट्री से आया है, इंपोर्ट करके आया है, वीट के साथ मिक्स होके। इसका भी जो पॉलन ग्रेन है वो एलर्जेटिक है, एलर्जी शो कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं, दूसरा भी क्रॉप है, तो अपन लिख सकते हैं एमेरेंथस। एमेरेंथस ये भी एक प्लांट है जो जिसका पॉलन ग्रेन एलर्जी शो कर रहा है। चिनोपोडियम, चिनोपोडियम ये भी एक प्लांट है। तो इस तरीके का एक पॉलन एलर्जी हो गया, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट छोटा सा हेडिंग होगा पॉलन बैंड। पॉलन ग्रेन्स स्टोर in liquid nitrogen -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं। पॉलन ग्रेन स्टोर इन लिक्विड नाइट्रोजन फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड। This process is called cryopreservation। क्रायोप्रिजर्वेशन बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्रायोप्रिजर्वेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रायोप्रिजर्वेशन। अगर पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रायोप्रिजर्वेशन। This method helping plant breeding process where
pollen grains are used. जो स्टोर पॉलन ग्रेन है उसको अपन यूज करते हैं प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस में. दिस मेथड हेल्प इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस वेयर पॉलन ग्रेन आर यूज. जहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है यूज करेंगे इसी स्टोर पॉलन ग्रेन को, तो इसको बोलते हैं पॉलन बैंक. मतलब पॉलन ग्रेन को अगर स्टोर कर रहा है लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन. इसका मेन मोटो क्या है क्रायो प्रिजर्वेशन का? प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस में पॉलन ग्रेन को फिर से यूज करना. ठीक है, वेयर पॉलन ग्रेन आर रीयूज. चलो रीयूज में लिख रहा हूं यहां. ठीक है, तो ये पॉलन ग्रेन के बारे में था. ठीक है, अब देखते हैं कि पॉलन ग्रेन कैसे मेल गैमेट जो डेवलप कर रहा है. तो मैं हटा रहा हूं. अब हेडिंग डालेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट चाहिए. डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट बोर्ड पे देखेंगे. अगर एक पॉलन ग्रेन है इस तरीके से, दिस वन इज पॉलन ग्रेन है. दिस वन इज पॉलन ग्रेन. कितना सेल कंडीशन में है? तो एक सेल दिखाई दे रहा है. पॉलन ग्रेन अंडरगो माइटोटिक डिवीजन. अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, क्योंकि मियोसिस तो हो गया, माइटोसिस. पॉलन ग्रेन अंडरगो माइटोसिस, और माइटोसिस होगा तो ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, और फिर वॉल फॉर्म हो जाएगा. तो एक ही पॉलन ग्रेन में कितना सेल डेवलप हुआ? 2 सेल डेवलप हुआ. बोर्ड पे देखते रहेंगे. ठीक है, तो इस तरीके का एक कंडीशन आता है. pollen grain undergo mitosis, और ये जो सेल है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है. यहां से 2 पार्ट में डिवाइड में यहां से करके दिखा रहा हूं. ये यहां से डिवाइड हो गया और ये यहां से डिवाइड हो गया, और एक सेल ये हो गया, एक सेल हो गया छोटा और एक सेल बड़ा है. तो कितना सेल दिखाई दे रहा है? तो अपन बोलते 2 सेल, 2 सेल. लार्जर सेल जो कुछ नहीं करता, दिस लार्जर सेल is called vegetative cell. वेजिटेटिव कुछ नहीं कर रहा. आप जानते हो कि जो मोटे लोग रहते हैं कुछ नहीं करते हैं, तो मोटा जो सेल है कुछ नहीं करेगा. क्वेश्चन बार बार पूछा है. ठीक है, अपन क्वेश्चन करेंगे तो माइंड में रहेगा तो आप कर पाएंगे. वेजिटेटिव सेल लार्जर सेल है, वो कुछ नहीं करता, बाद में डीजनरेट हो जाता है. वेजिटेटिव सेल. और जो स्मॉलर सेल है, दिस स्मॉलर सेल इज कॉल्ड जनरेटिव सेल. जनरेटिव क्या सेल. ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको कि पॉलन ग्रेन का जो भी सेल है 1 सेल स्टेज है, ये डिवाइड हो गए 2 सेल बनाएगा. वन इज लार्जर सेल कॉल्ड वेजिटेटिव सेल, बाद में डिजनरेट होगा. अनदर वन इज स्मॉलर सेल इज कॉल्ड जनरेटिव सेल. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसमें देखेंगे डायग्राम में. जनरेटिव सेल फर्दर माइटोसिस में जाता है. ठीक है, और क्या फॉर्म करता है?
दो मेल गैमेट फॉर्म करता है। जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म generative cell divide and form two male gametes. These two male gametes are non-motile. These two male gametes are non-motile. Non क्या? मोटाइल मैं चल फिर नहीं सकता, ठीक है, नॉन मोटाइल होता। इसीलिए इस गैमेट को एक तक पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एक ट्यूब की जरूरत पड़ेगी। उस ट्यूब को क्या बोल रहे हैं? पॉलन ट्यूब, ठीक है। अगर मोटाइल है तो नॉर्मल मूव करके चला जाएगा। जैसे ह्यूमन में या दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या गैमेट को भेजने के लिए क्या पॉलन ट्यूब की जरूरत पड़ती है क्या? मतलब अगर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो जो भी स्पर्म है वो डायरेक्टली वेजाइना में इजेक्ट होता है स्पर्म और अपने टेल के हेल्प से मूव करके चला जाता है, एक वो फर्टिलाइज करता है। लेकिन प्लांट के केस में, कुछ प्लांट में तो डायरेक्टली हो जाता है, लेकिन हायर प्लांट के केस में गैमेट जो है नॉन मोटाइल होता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? पॉलन ट्यूब चाहिए, जिसके हेल्प से मेल गैमेट एक तक जाएगा और एक को क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिख रहा है कि जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू मेल गैमेट। दिस टू मेल का मैं सिंबल लिखा हूं। दिस टू मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, ठीक है। दोनों मेल गैमेट कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो ये जो है मेल गैमेट के बारे में हुआ, कैसे मेल गैमेट डेवलप हुआ जेनेटिव सेल से, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि कैसे मेल गैमेट डेवलप होते हैं, ठीक है। और मेल गैमेट किसको फर्टिलाइज करेगा? एक को फर्टिलाइज करेगा। तो अब आपको क्या चाहिए? एग चाहिए, ठीक है, यानी कि फीमेल सेक्स पार्ट चाहिए, ठीक है। तो कुछ चीजें और यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। और मेल गैमेट या पॉलन ग्रेन उड़ के कहां पे जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। फिर जाके एक को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। तो कितने सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन एंथर से निकल के और स्टिग्मा के ऊपर जाता है? इस पॉइंट को अपन लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को, और ये पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कहां पे चल रहा है? एंथर के अंदर चल रहा है अभी, ठीक है। और एंथर जब रप्चर करेगा तो पॉलन ग्रेन ऐसे उड़ के कहां पे जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर। उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन को तो बाद में अपन करेंगे, अभी तो मेल गैमेट देख लिए, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या देखना पड़ेगा? फीमेल गैमेट देखना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके पॉलिनेशन जो है अपन जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट इसमें और लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट है। अब पॉलन ग्रेन तो बन गया, कहां पे बना? एंथर के अंदर। जैसे दिस वन इज एंथर और ये एंथर है, ठीक है। इस तरीके का एंथर का कंडीशन है, एंथर, ठीक है। और यहाँ पे पॉलन ग्रेन खूब सारे जो है डेवलप हुए हैं पॉलन ग्रेन। इस तरीके से पॉलन ग्रेन है। ठीक है, और ए एंथर है। एंथर, तो एंथर क्या होगा? अब एंथर जो है रप्चर होगा और यहां से पॉलन ग्रेन जो है रिलीज होगा। एंथर इस तरीके से रप्चर होगा तो पॉलन ग्रेन यहां से रिलीज होंगे, पॉलन ग्रेन। और यहां से एक चीज आपको समझ में नहीं आएगा कि पॉलन ग्रेन कितने सेल स्टेज में जो है रिलीज होगा।
तो उसी चीज को अपन यहाँ पे समझेंगे। दिस वन इज व्हाट, pollen grain। तो pollen grain कहाँ पे जाएगा, तो स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, यहां पे जाएगा। This one is stigma. This one is stigma. और ये फीमेल सेक्स पार्ट है, एक कार्पेल है, कार्पेल या पिस्टिल, इसको जस्ट देखेंगे। और ये पॉलन ग्रेन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे उड़ के जाएगा, यहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड होगा। कहाँ पे लैंड होगा, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आके इस तरीके से डिपॉजिट होगा। तो एंथर क्या हुआ, रप्चर हुआ, और एंथर के रप्चरिंग की वजह से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुआ। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बोल रहे हो। तो पॉलिनेशन को बाद में देखेंगे, अभी हम लोग का एक पॉइंट मेंशन करना है, एक दो पॉइंट, कि कब कितने सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन रिलीज होकर स्टिग्मा पे जाता है। तो उस पॉइंट को यहां पे लिख रहे हैं, इन 60% एंजियोस्पर्म प्लांट pollen grains shedding in two cell stage condition. In 60% angiosperm plant pollen grain shedding in two cell stage condition, दो सेल स्टेज कंडीशन में pollen grain शेड होता है, यानी कि pollen grain जो है रिलीज होता है दो सेल स्टेज में, और फिर स्टिग्मा के ऊपर जाता है। ठीक है, दो सेल स्टेज कौन कौन सा, दो सेल स्टेज में कौन सा, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ठीक है, रेस्ट ऑफ देम शेडिंग इन 3 सेल स्टेज। बाकी जो बच गए प्लांट वो कितने सेल स्टेज, उसके अंदर कितना, पॉलन ग्रेन के अंदर कितना सेल स्टेज रहेगा, 3 सेल स्टेज। मींस वहां पे दो मेल गैमेट पहले डेवलप हो जाएंगे जनरेटिव सेल से, और वेजिटेटिव सेल भी कुछ टाइम के लिए अभी क्या रहेगा, मतलब बचा रहेगा। तो कितना सेल स्टेज होगा, 3 सेल स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे और मैं क्लियर कर दे रहा हूं, इन मोर देन आप बोल सकते हैं, मोर देन 60% एंजियोस्पर्म प्लांट pollen grain शेडिंग इन 2 सेल स्टेज कंडीशन। और 2 सेल स्टेज में कौन सा होगा, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। इतने सेल स्टेज में पॉलन क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, रेस्ट नेक्स्ट में लिखेंगे, रेस्ट ऑफ देम शेडिंग इन 3 सेल स्टेज कंडीशन, 3 सेल स्टेज कंडीशन। 3 सेल स्टेज कंडीशन में क्या क्या आएगा, तो 3 सेल में लिखेंगे, 3 सेल, इसके नीचे वाले पॉइंट लिखेंगे, 3 सेल स्टेज कंडीशन contain
टू मेल गैमेट्स, ठीक है, एंड वेजिटेटिव सेल। तो कितना सेल हो गया? दो यहाँ एक यहाँ, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो समझ में आया? टू सेल स्टेज में क्या होगा? वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, बाद में मेल गैमेट फॉर्म होगा मोस्टली। लेकिन कुछ प्लांट में थ्री सेल स्टेज कंडीशन में भी पॉलन ग्रेन शेडिंग, पॉलन ग्रेन का शेडिंग होता है, पॉलन ग्रेन सॉरी एंथर रप्चर हो जाता है, तो पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है थ्री सेल स्टेज कंडीशन में, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया मेल गैमेट क्या है, ठीक है, और मेल गैमेट के बारे में काफी डिटेल से अपन किए, ठीक है, और क्या क्या कंडीशन है। उसके बाद जो है फीमेल गैमेट के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, एक के बारे में डिस्कस करना है। तो उसके लिए क्या हम लोग को डिस्कस करनी है? कार्पेल को या पिस्टिल को, ठीक है। इसके बाद जब भी आएंगे तो किसको डिस्कस करेंगे? कार्पेल को या पिस्टिल को या फीमेल सेक्स पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना अपन जो है रह रहे थे, आप अच्छे से क्लियर डायग्राम